Good morning 10th class. Today we will start our next topic, that is mechanism of breathing. We simply know that breathing is simply exchange of gases, and these gases are oxygen and carbon dioxide. In human beings, the respiratory organs are a pair of lungs. Now we have to study how the gases oxygen and carbon dioxide get exchanged, how these gases enter our body and how they are released outside from our body. Let's start with the mechanism of breathing. We know that lungs cannot expand or contract of their ऑन कि जो लंग्स हैं वो अपने आप से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लंग्स की वो किसकी हेल्प से हो रही है? विद द हेल्प ऑफ डायाफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ये दो मसल्स हैं जो लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है. हम जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख रहे थे तो लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट थे? ये डायाफ्राम था, ये मान लो ये ट्रैकिया था, ये लंग्स थे. ट्रैकिया फिर किस में डिवाइड होता है? ब्रोंकाई में डिवाइड होकर लंग्स में एंटर कर रहा था. तो लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? थोरेसिक कैविटी में. और किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं? डायाफ्राम के ऊपर. और बिलो डायाफ्राम क्या प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी. जो तो लंग्स हैं, लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक तो डायाफ्राम मसल्स रिस्पॉन्सिबल है और दूसरी कौन है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. इन मसल्स की हेल्प से, with the help of these muscles, contraction and expansion of lungs occur, which lie in thoracic cavity. दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कर रहे हैं हम. इसमें ब्रीथिंग क्या होता है? सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है? ए पेयर ऑफ लंग्स. These pairs of lungs are present in the thoracic cavity, and these thoracic cavity rest on the diaphragm. Below diaphragm there is abdominal cavity. So lungs cannot expand or contract of their own. lungs हैं जो अपने आप से expansion और contraction नहीं कर सकते, तो उनकी expansion और contraction के लिए responsible कौन है? दो type of muscles हैं. फर्स्ट है डायफ्राम मसल्स, सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. इन मसल्स की हेल्प से लंग्स हैं जो वो क्या करते हैं? एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो दो टर्म्स आती है आपकी,
एक आता है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। सेकेंड टर्म आती है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। तो इनहेलेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर inside the body। एक्सहेलेशन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ फाउल एयर आउटसाइड टू द बॉडी। ये होते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नेक्स्ट है कि जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो क्या है? इनवॉलेंट्री है, कि हम अपनी मर्जी से, हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है प्रोसेस, इनवॉलेंट्री है, अपने आप से चल रही है। लेकिन जो ब्रीथिंग रेट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रीथिंग रेट या फिर रेस्पिरेशन रेट है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? रेस्पिरेटरी सेंटर, respiratory center which is present in the brain। ब्रीथिंग रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में प्रेजेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो एवरेज ब्रीथिंग रेट है जो एक अडल्ट मैन की, 1 मिनट में एक अडल्ट मैन 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ कर सकता है। ये एवरेज है, एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ अडल्ट मैन इन 1 मिनट। लेकिन जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते टाइम क्या होगी? ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। एक्सरसाइज करते टाइम ब्रीथिंग रेट इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उस टाइम, मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो बॉडी को या फिर सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाती है? एक्सरसाइज के टाइम ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ होकर कितनी तक चली जाती है? अप टू 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज। अब टिश्यू हैं, सेल हैं, उनमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है अब वो देखो। 2 मैकेनिज्म है इसके टिश्यू में गैसेस एक्सचेंज के। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू में। और सेकंड कौन सी है? इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन का हमें पता सिंपली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमें देखना है जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और CO2, उनका टिश्यूज़ में, वेरियस सेल में कैसे एक्सचेंज हो रहा है वो देखना है। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम किया था तब हमने क्या किया था उस डायग्राम में कि जो ट्रैकिया है, ठीक है,
ट्रैकिया जब लंग्स में एंटर कर रहा था तो एंटर करते टाइम ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड कर चुका था। ये ट्रैकिया है और इस ट्रैकिया में ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या काम करती हैं? ये कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती हैं। जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, ब्रीथिंग करते टाइम इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, आपस में टकराने से प्रिवेंट करती है। तो जैसे ही ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ तो वो 2 ब्रोंकाई कहाँ एंटर कर रही थी? लंग्स में एंटर कर रही थी। अब फर्दर डायग्राम देखो कि ये ब्रोंकाई है लंग्स में एंटर करते टाइम किस किस चीज़ में चेंज हो रही है, क्या क्या फॉर्मेशन कर रही है। मानो ये ब्रोंकाई है, ये मैं लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर बता रही हूँ ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करी प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करी टर्शरी ब्रोंकाई में, और फिर टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर किस में डिवाइड करी? स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। अब ये जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स हैं ये किस में एंटर करेंगी? एल्वियोलर सैक में एंटर करेंगी थ्रू एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के थ्रू एल्वियोलर सैक में एंटर करेंगी और एल्वियोलर सैक में एंटर करने के बाद किसकी फॉर्मेशन करेंगी? एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई का क्या है? जो सरफेस एरिया है अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एल्वियोलाई का सरफेस एरिया है। अगर हम एल्वियोलाई को ओपन करके देखें तो ये सरफेस एरिया एल्वियोलाई का इतना ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो जाए और उनको ज़्यादा एरिया प्रोवाइड हो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अब हमें देखना है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो टिश्यू में कैसे हो रहा है। जो एल्वियोलाई है, मानो ये एल्वियोलाई का एरिया है, इस एल्वियोलाई के अराउंड क्या है? कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, इन कैपिलरीज, मानो ये कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। और इस एल्वियोलाई में इंस्पायरेशन के थ्रू क्या ये एयर है, एयर आई है इस एल्वियोलाई में। अब देखो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा। जो एल्वियोलाई में एयर आई है, जो हमने ब्रीथ किया है, ब्रीथ करके हमने कौन सी एयर को लिया है? कौन सी गैस हमारे अंदर एंटर करी है? ऑक्सीजन। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में क्या है? ब्लड फ्लो कर रहा है। उन ब्लड में फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस की अमाउंट ज़्यादा है। और एल्वियोलाई में किसकी अमाउंट ज़्यादा है? ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है। तो अब क्या होगा? हमें पता है गैसेस हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं? गैसेस ट्रांसपोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न के मैकेनिज्म से गैसेस क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब मैंने आपको बताया कि एल्वियोलाई और ये क्या है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा है
डिफ्यूज़न के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज में, तो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी? एल्वलाई में। अब ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इस गैसियस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम? दिस एक्सचेंज ऑफ gases is called external respiration। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इस मैकेनिज्म से जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके लिए यूज़फुल है? दिस हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करता है? ब्लड की ऑक्सीजनेशन करता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड मीन्स अब ब्लड में किसकी अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है? ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स से। देखो जैसे कैसा था नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये हार्ट प्रेजेंट था यहाँ पे, ये लंग्स प्रेजेंट थे। अब लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, लेफ्ट पार्ट में। दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, दिस इज़ द राइट पार्ट। हार्ट में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा। अब इस हार्ट से फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेरियस टिश्यू और सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है ये सबको? दोबारा सुनो, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, तो उस एल्वोलाई में क्या है, जब हम एयर को इंस्पायर करते हैं तो उस एल्वोलाई में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और जो एल्वोलाई के अराउंड क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। उस ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो हमें पता है गैसेस कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। गैसेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो अब गैसेस कैसे ट्रांसफ़र करेंगी, कैसे मूव करेंगी? एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी और कहाँ पहुँच जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाएगी। और ब्लड कैपिलरीज में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो CO2 क्या करेगी? ब्लड कैपिलरीज से एल्वोलाई में मूव करेंगी। और इस तरह से जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, ब्लड को प्योर कर देता है। अब ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ है लंग्स में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मूव करेगा? हार्ट में मूव करेगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट। लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में मूव करेगा, किसके थ्रू मूव करेगा? थ्रू पल्मोनरी वेन। अब जब ये ब्लड हार्ट में आ चुका है तो हार्ट से ब्लड क्या करेगा? पूरी बॉडी में मूव करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब पूरी बॉडी में मूव करेगा। वेरियस सेल, टिश्यू, ऑर्गन, हर जगह पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा। सेकेंड हाफ का इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? जो लिविंग सेल्स हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रोक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस में एनर्जी को रिलीज करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? एरोबिक रेस्पिरेशन। The respiration in which respiratory substrate is broken down, completely broken down into carbon dioxide, water and energy। और ये हमें पता था एरोबिक रेस्पिरेशन का जो हमने मैकेनिज्म किया था उसमें क्या था? ग्लूकोज था, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोसोल में
जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही थी तो वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा था, पायरुविक एसिड में, ठीक है। और पायरुविक एसिड फिर क्रैब साइकिल में एंटर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पार्ट चल रहा था, पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ था। पायरुविक एसिड फर्दर किस में ब्रेक डाउन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोल रहे थे, सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, फूड है जो हमारा ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन हो रहा था। और इस तरह से जब ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था तो उससे क्या आ रहा था, हर एक सेल को और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल रही थी और वहाँ से CO2 रिलीज हो रही थी। अब देखना है हमें कि टिश्यू में और ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट, राइट पार्ट ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर हैं हार्ट के, 1 2 3 4, ठीक है। तो हार्ट में लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका था। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पूरे बॉडी पार्ट्स में मूव करेगा, मूव्स टू दी बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक सेल, टिश्यू। मान लो कि ये क्या है, टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ से। अब ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यू में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसमें भी यही होगा, गैसियस का एक्सचेंज होगा और किसके मैकेनिज्म से होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सिमिलर यहाँ भी वही होगा, ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, टिश्यू में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। तो क्या होगा, ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यू से ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूज़न के मैकेनिज्म से हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से जो ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब ये ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही ब्लड में when blood get concentrated with CO2 गैस, जब ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। ये था आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। अब फर्दर फिर वही मैकेनिज्म चलेगा, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म चलेगा। अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है लेकिन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड तो आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है ब्लड में, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्सहेल होगी, बॉडी से बाहर आएगी, ठीक है।